स्वागत है। आज हम पोर्नोग्राफी से जुड़ी कुछ बहुत ही आम धारणाओं मतलब मिथकों पर बात करने वाले हैं। हाँ। और इसके लिए हम मैट फ्रेड की किताब द पॉर्न मिथ के कुछ अंशों को देख रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर सुनने में आता है कि पॉर्न बस बड़ों का मनोरंजन है, या फिर जो लोग इसका विरोध करते हैं वो असल में सेक्स के ही खिलाफ होते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों की थोड़ी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये स्रोत, ये किताब क्या तर्क देती है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये स्रोत इन धारणाओं को सिर्फ नैतिक या धार्मिक चश्मे से नहीं देखता, बल्कि मनोविज्ञान, समाज पर असर, रिश्तों पर प्रभाव, इन सब नजरियों से भी बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बड़े मिथकों से। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम वाला मिथक कि पॉर्न सिर्फ वयस्कों का मनोरंजन है, जैसे कोई मैच्योर चीज हो। स्रोत इस पर क्या कहता है? लगता है वो इससे सहमत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस वयस्कों के लिए वाली बात पर ही सवाल उठाता है। अच्छा। मतलब तर्क ये है कि जैसे हेरोइन बच्चों के लिए खराब है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बड़ों के लिए ठीक हो गई। अच्छा, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ परिपक्वता को दिमाग के विकास से जोड़ा गया है, खासकर वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो हमारे फैसले लेने, व्यवहार कंट्रोल करने में मदद करता है, और वो पूरी तरह से वयस्क होने तक डेवलप होता रहता है। तो मतलब सिर्फ कानूनी उम्र काफी नहीं है? नहीं। स्रोत में ह्यू हेफनर की प्लेबॉय वाली रणनीति का जिक्र भी है। कैसे उसे एक लाइफस्टाइल मैगजीन जैसा दिखाया गया ताकि पॉर्न थोड़ा ज्यादा स्वीकार्य लगे, इज्जतदार लगे। मार्केटिंग का एंगल। हाँ, और ये ऑनलाइन गुमनाम होकर चीजें देखने और किसी असल इंसान के साथ रिश्ते में होने के फर्क को भी साफ करता है। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सही बात है। अच्छा, तो फिर इससे जुड़ा जो दूसरा पॉइंट उठता है कि अगर कोई पॉर्न का विरोध कर रहा है तो उसे सीधा सेक्स विरोधी कह दिया जाता है। इस पर स्रोत का क्या कहना है? स्रोत इसे बिल्कुल गलत मानता है, मतलब पूरी तरह खारिज करता है। इसकी तुलना की गई है पेटूपन से, मतलब ग्लूटनी से। पेटूपन कैसे? जैसे बहुत ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, वो भोजन का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि उसका एक तरह से दुरुपयोग है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही स्रोत के मुताबिक पॉर्न सेक्स का जश्न नहीं, बल्कि उसका बाजारीकरण है, उसका अवमूल्यन है। अच्छा। और ये सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म के कुछ विचारों पर भी सवाल उठाता है। स्रोत का तर्क है कि पॉर्न का विरोध सेक्स को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस माध्यम में जो अपमानजनक चीजें हैं या शरीर को जैसे एक वस्तु की तरह दिखाया जाता है उसके बारे में। इसमें रॉबर्ट जेनसन का एक अनुभव बताया है। वो अडल्ट एंटरटेनमेंट एक्सपो मतलब AEE गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वो गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की दिखने वाली पॉर्न साइट्स भी आखिर में शरीर बेचने का ही बाजार थी। तो मतलब वो आम लड़की वाला एंगल भी बस एक मार्केटिंग थी? हाँ बिल्कुल। अंत में सब कुछ वस्तुकरण पर ही आ जाता है, शरीर का वस्तुकरण। लेकिन इसी से जुड़ा एक और तर्क आता है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉर्न महिलाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी खुलकर जाहिर करने का मौका देता है। क्या स्रोत इस दावे को भी देखता है? हाँ, देखता है, और इसे कई तरह से चुनौती देता है। जैसे नाओमी वुल्फ का जिक्र है कि कैसे असल जिंदगी की औरतें पॉर्न में दिखाए जाने वाले अवास्तविक आइडियल से मुकाबला नहीं कर सकती। ये मुमकिन ही नहीं है। ये बात तो सही है। फिर उन अनुमति देने वाली मान्यताओं का जिक्र है। मतलब जहां कुछ पत्नियां सोचती हैं, चलो ठीक है, पति पॉर्न देख रहा है, कम से कम धोखा तो नहीं दे रहा, या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब वो एक तरह से उसे जायज ठहराने की कोशिश करती हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर पोर्न स्टार्स के अपने अनुभव भी हैं, जैसे बेलिन नॉक्स की बातें या जेना जेमिसन का वो खालीपन महसूस करना और अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री से दूर रखने की इच्छा जताना। ये सब सशक्तिकरण वाली कहानी पर सवाल खड़े करते हैं। सही बात है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि फेमिनिस्ट पोर्नोग्राफी जैसी बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि ये उसी शोषण और वस्तुकरण वाले सिस्टम को बढ़ावा देती है। तो ये सशक्तिकरण वाला दावा भी काफी पेचीदा है, जैसा स्रोत बता रहा है। अब आखिरी मिथक, क्या ये सच है कि पोर्न का विरोध सिर्फ वही लोग हैं जो धार्मिक हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार ये बिल्कुल सच नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है रेडिट पर नोफैप कम्युनिटी का। अच्छा। हाँ, उसके संस्थापक अलेक्जेंडर रोड्स वो नास्तिक हैं, और उस कम्युनिटी के बहुत सारे सदस्य धार्मिक नहीं हैं। वो लोग पॉर्न छोड़ते हैं अपनी सेहत के लिए, बेहतर रिश्तों के लिए, या यौन प्रदर्शन सुधारने के लिए। धार्मिक कारण नहीं होते। ये तो काफी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। और इतिहास देखें तो कई शुरुआती फेमिनिस्ट विचारक भी पॉर्न के सख्त खिलाफ थीं, जबकि वो संगठित धर्म की आलोचक थीं। तो जाहिर है विरोध के पीछे व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के तर्क हो सकते हैं, मेडिकल रिसर्च हो सकती है।
कई गैर धार्मिक कारण हैं। तो आज हमने द पॉर्न मिथ के हवाले से पोर्नोग्राफी से जुड़े कुछ जरूरी मिथकों पर बात की कि ये सिर्फ बड़ों का खेल है, कि इसका विरोध करना मतलब सेक्स का विरोध करना है, ये महिलाओं को मजबूत बनाता है और सिर्फ धार्मिक लोग ही इसके खिलाफ हैं। हाँ, और हमने देखा कि स्रोत इन सभी बातों को चुनौती देता है। असल में उसका मुख्य तर्क यही है कि पॉर्न का असर हमारे दिमाग पर, हमारे रिश्तों पर और पूरे समाज पर पड़ता है, और इसके विरोध के पीछे धार्मिक वजहों के अलावा भी बहुत ठोस कारण मौजूद हैं। ये इसे कामुकता के बाजारीकरण और वस्तुकरण की तरह देखता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोत से ही निकला है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि किसी चीज को अगर सही मायने में फलना फूलना है तो उसे उसकी असली प्रकृति के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी कामुकता, हमारी सेक्सुअलिटी का इस तरह बाजारीकरण होता है, उसे एक वस्तु बना दिया जाता है, तो क्या ये आपसी जुड़ाव और संतुष्टि पाने की उसकी जो असली क्षमता है उसे कमजोर नहीं करता?